Hey there, hope you're doing good. Welcome to one another video of playlist recording IMS. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया है IMS का. राइट, इसमें क्या है, जितना भी अभी तक प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस आई है ना, ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन करे हैं. उसमें PYQs भी हैं. ठीक है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको और क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं या फिर कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो यू कैन एनरोल. राइट. और सोचो जैसे भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसने सारी प्लेलिस्ट देख लिया और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, या फिर किसी की तैयारी बहुत ही कम है, वो भी एनरोल कर सकता है, क्योंकि उसमें मैंने क्या करा है, हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है. राइट, वो PYQs भी हैं, जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, कोई 7 का हो गया. ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, वो सारी कवर है उसके अंदर. तो आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा. उसमें मिड सेम के 37 अराउंड क्वेश्चन है और एंड सेम के 30 अराउंड. तो आपने बस इतने भी कर लिए तो हो जाएगा, वरना वरना ये वाला कर लेना 30 वाले बाद वाले. इसमें भी सारी टाइप्स कवर है, इसमें मिड सेम वाली भी इंक्लूडेड है. तो यूं लगा लो 3 घंटा, अगर 30 क्वेश्चन है तो 1 घंटे में अगर आप कर पा रहे हो 10 क्वेश्चन, तो मतलब 3 आवर्स में आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा. तो आप कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आज का टॉपिक है कंकरेंसी कंट्रोल विद टाइम स्टैम्पिंग मेथड्स. राइट, तो इसको कंटिन्यू करते हैं. तो अब देखते हैं कि टाइम स्टैम्पिंग मेथड्स क्या होते हैं. तो ये भी कंकरेंसी कंट्रोल कर रहा है. राइट. तो इसमें देखो, असाइन से ग्लोबल यूनिक टाइम स्टैम्प टू ईच ट्रांजेक्शन. तो हर एक ट्रांजेक्शन को ना एक ग्लोबल यूनिक टाइम दे देगा. ठीक है, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है. राइट, जैसे कोई 2003 में बॉर्न हुआ है, कोई 1 में हुआ होगा, कोई 5. राइट, तो सो ऑन. तो ऐसे ये हर एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प दे देता है, और उसके बेसिस पे ही हम आगे देखते हैं. राइट, प्रोड्यूसेस एन एक्सप्लिसिट ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शंस आर सबमिटेड टू द DBMS. तो यूनिकनेस आ गई, मोनोटोनिसिटी आ गई. और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, हर एक फील्ड में ना उसको 2 वैल्यूज एक्स्ट्रा स्टोर करनी पड़ती हैं. एक तो हो गया लास्ट रीड और एक लास्ट अपडेट हो गया. तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया. ठीक है, अब देखते हैं. जैसे पिछले हमने लॉग बेस्ड देखा था ना, तो ये टाइम बेस्ड है, मतलब टाइम सैम्पलिंग मेथड्स हैं टू कंट्रोल कंकरेंसी. अब देखते हैं, तो इस चार्ट से समझो, जैसे कोई ट्रांजेक्शन T1 T2 T3 T4 है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या, ये टाइम स्टैम्प गिवन है 10, 15, 20, 25. तो ये यंगर है. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 25 है तो यंगर कैसे है. तो देखो यंगर कैसे, फॉर एग्जांपल कोई 2010 में पैदा हुआ, ठीक है, कोई 2015 में हुआ, कोई 2020 में हुआ, और कोई 2025 में बॉर्न होगा, तो वो सबसे यंगर होगा ना. तो ऐसे ही, तो ये कोई टाइम स्टार्ट है कि जैसे सोचो 10 मिनट बाद ट्रांजेक्शन T1 आई. ठीक है, फिर 15 के बाद T2 आई. तो ऐसे जो सबसे लास्ट में आई वो यंगर होगा, और जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो ओल्ड होगा. ठीक है, तो यूनिक वैल्यू असाइंड बाय DBMS कॉन्करेंसी कंट्रोलर टू एवरी ट्रांजेक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. राइट, यूनिक, नो टू ट्रांजेक्शन हैव द सेम TS वैल्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के टाइम स्टैम्प वैल्यू, TS वैल्यू मीन्स टाइम स्टैम्प. कोई भी दो ट्रांजेक्शन्स का टाइम स्टैम्प वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए. असेंडिंग ऑर्डर, या तो ऑर्डर TS टाइम स्टैम्प इज लेस देन यंगर ट्रांजेक्शन TS. ठीक है, यही अभी मैंने बताया. और TS वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, ट्रांजेक्शन से, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन 1. ये हो गया टाइम स्टैम्प वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा. अब आगे देखते हैं. अब देखते हैं रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू. तो अभी जैसे हमने टाइम स्टैम्प की बात करी, तो टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या था कि ट्रांजेक्शन का आने का टाइम क्या था. अब दो टाइम स्टैम्प और आते हैं, एक हो गया रीड और एक हो गया राइट. अभी आगे देखेंगे. तो रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प वैल्यू दैट हैज परफॉर्म रीड ए ऑपरेशन. जैसे यहाँ पे ए डेटा आइटम है, तो यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुली, तो हाईएस्ट टाइम स्टैम्प. तो कौन सी ट्रांजेक्शन जिसकी हाईएस्ट टाइम स्टैम्प थी, उसने क्या किया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया. तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं. तो जैसे अभी देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो अभी क्या है, अभी जैसे सोचो ट्रांजेक्शन RTS 0 है, RTS है 0 है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, तो T1. तो T1 का टाइम स्टैम्प क्या है, T1 का टाइम स्टैम्प क्या 10 है. तो ये अपडेट होकर 10 हो जाएगी, हमें मैक्सिमम वाला देखना है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रीड ऑपरेशन कहाँ पे फॉलो हुआ, यहाँ पे हुआ. ठीक है, किस में हुआ, T3 में परफॉर्म हुआ, और इसका टाइम स्टैम्प क्या है, 20 है. ट्रांजेक्शन 3 का 20 है ना, और यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और हमें हाईएस्ट देखना है. तो 10 से भी बड़ी वैल्यू मिल गई हमें 20, तो यहाँ पे ये भी अपडेट हो जाएगी. राइट, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हमारा ये हुआ,
T2 और इसका टाइम स्टैम्प क्या 15, तो क्या 15 हमारा 20 से बड़ा है? नहीं है, तो हमारा 20 ही रहेगा, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो आप इसका काइंड ऑफ फॉर्मूला भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरटीएस और टीआई, ठीक है, जो करंट ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प होगा, जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, उसका क्या करना है आपने, ये देखना है, इसको कंपेयर करना है। एक तो ये रीड टाइम स्टैम्प हो गया, ठीक है, जो हमारी वैल्यू ये चल रही है, और जो करंट ट्रांजेक्शन में जिसमें रीड वैल्यू हो रही है, जैसे इसमें रीड हुई आर ए में, और ये किसमें हुआ था, T3 में हुआ था, तो इसकी वैल्यू और इससे प्रीवियस वाली कौन सी थी, 10 थी, राइट। तो 10 और 20 का मैक्सिमम कितना हुआ, 20, तो लो हमने 20 अपडेट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 20 आई, ठीक है, राइट टाइम आरटीएस कितना है अभी, 20 है, और 20 और नेक्स्ट क्या था, T2, तो T2 का क्या है हमारा टाइम स्टैम्प, ये देखो 15 है, तो 15 देखो 20, 15 का मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम चेक करना है, तो क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है, तो अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे नोट भी है, T2 कैन नॉट चेंज द आरटीएस वैल्यू ऑफ ए बिकॉज टीएस ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ T2 इज लेस देन T3, ठीक है, यहाँ पे आप TSI लिख दो, TSI टाइम स्टैम्प, राइट। इसका बस मैक्सिमम चेक करते रहो और आप वैल्यू अपडेट करते रहना, और ऐसे हम राइट के लिए करेंगे, समझ गए होगे आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे T1 है, T1 में क्या आई वैल्यू, अब इसमें लिखते हैं डब्ल्यू टी एस ऑफ ए, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए। तो इसमें देखो क्या वैल्यू है, ट्रांजेक्शन 1 में जब राइट ऑपरेशन हुआ ऑन ए, तो क्या वैल्यू है इसकी टाइम स्टैम्प की, T1 में 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन 4 में गया, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शन 4 में राइट ऑपरेशन हुआ, तो इसकी क्या वैल्यू है, 25, तो ये लो यहाँ से 25 आ गई, ठीक है, आगे कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। तो इसमें क्या हो गया, नॉट T2 कैन नॉट चेंज द आरटीएस वैल्यू ऑफ ए बिकॉज टीएस ऑफ T2 इज लेस देन T3, ये प्रीवियस नॉट है, ठीक है, ये हटा देना। तो अब देखते हैं आगे, बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स। तो ऑर्डर हम कैसे करेंगे, राइट। तो ऑर्डर निकालने का देखो, इसमें ऑर्डर भी होता है, जैसे हम सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं, सीरियल शेड्यूल का, है ना, सीरियलाइजेबल शेड्यूल के जब हम निकालते हैं ऑर्डर्स, तो कैसे होता है, जैसे हमने प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड से भी निकाला था ऑर्डर, तो ये वही कह रहा है, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। तो जैसे T1, T2 और ये T3, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज हमने मिस कर दी, 10, 30 और 20, ठीक है, तो आपको भी देखना पहले टाइम स्टैम्प क्या है, जैसे यहाँ पे 30 है, राइट, तो क्या आएगा, स्मॉलर वैल्यू, देखो स्मॉलर वैल्यू फॉलोड बाय बिगर वैल्यू एंड देन फॉलोड बाय बिगर वैल्यू। तो यहाँ पे 10 सबसे स्मॉलर है, उसके बाद कौन सी है, 20 स्मॉलर है, तो यहाँ पे T3 आएगा, ठीक है, T3, और उसके बाद क्या है, T2, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, राइट। तो इसकी ऑर्डरिंग होगी, हमको ऑर्डरिंग ऐसे ही करनी है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब आगे नोट देखो, कंकरेंट एग्जीक्यूशन between transaction should be equal to serial schedule based on timestamp ordering, जैसे हमने पहले देखा था। तो क्या करें, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन बिटवीन ट्रांजेक्शन, तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है ट्रांजेक्शंस के बीच में, बी इक्वल टू सीरियल शेड्यूल बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो उनके अंदर कैसे होगा कॉन्करेंट, जैसे कि जो इनका ऑर्डर है, राइट, जो इसका ऑर्डर है, जैसे अभी हमने निकाला T1, T3, T2, तो वो सीरियल शेड्यूल भी इसी ऑर्डर में फॉलो होना चाहिए, राइट। जो भी इसका सीरियल शेड्यूल आएगा ना, वो भी ऐसे ही होना चाहिए कि T1 पहले कंप्लीट हुआ, फिर T3 हुआ, फिर पहले T3 हुआ, फिर T2 हुआ, राइट। तो अब देखते हैं, if there is a conflict pair from younger transaction to older transaction then the conflict pair does not allow to schedule। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो क्या कह रहे हैं, टीएस ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स अलाउड टू एग्जीक्यूट कॉन्फ्लिक्ट पेयर ओनली इफ कॉन्फ्लिक्ट पेयर प्रीसीडेंस एंड टीएस ऑर्डर इज सेम। तो अभी हमने ट्रांजेक्शन का ऑर्डर निकाला है, T1 से T3, T3 से T2, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए ऐसा मानो जैसे 10 है, ठीक है, ये 20 है और ये 30 है, मैंने चेंज कर दिया टाइम स्टैम्प इसका, ठीक है। और यहाँ पे मानो जैसे राइट ऑपरेशन है, राइट, अभी दिखाता हूँ, जैसे आर ए है, यहाँ पे आर ए और यहाँ पे डब्ल्यू है, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका T2 से T3, राइट, T2 से T3, और उस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, T1,
T2 T3, ठीक है। अभी हाइपोथेटिकली मान लो, ये मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, राइट। हाँ, तो इसको मानो, अभी ये वाला ऑर्डर मानो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, T1 T2 T3, ठीक है। अब क्या हो रहा है, राइट रीड ऑफ ए से राइट ऑफ ए, तो कैसे हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट आपका, T2 से T3 हो रहा है, तो देखो ऑर्डर में है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है ये। और अगर सोचो मैं ऐसे कर दूं, राइट के बाद यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, आपको हो जाएगा 3 से 2, बट यहाँ पे तो 2 से 3 है, तो 3 से 2 नहीं होगा। तो यही कहना चाह रहा है, प्रोटोकॉल्स अलाउड टू एग्जीक्यूट कॉन्फ्लिक्ट पेयर ओनली इफ कॉन्फ्लिक्ट पेयर प्रीसीडेंस एंड ट्रांजैक्शन ऑर्डर इज सेम। तो तभी होगा वो कॉन्फ्लिक्ट पेयर एग्जीक्यूट तभी होगा जब इसका ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट का और हमारे इसका ऑर्डर, जो भी हमने शेड्यूल का ऑर्डर निकाला है, ये सेम होगा। और आपने सीख लिया ना कैसे निकालना है, कैसे ऑर्डर निकालना है। तो जैसे 10 है, ये 30 है, ये 20 है, तो जो सबसे ज्यादा ऑल्डर होगा वो पहले आएगा, और जो यंगर होगा, जिससे जो बाद में आया वो बाद में आएगा। सिंपल, राइट। अब आगे देखते हैं बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो अब इसमें जैसे अभी जो इसने नोट दिखाया था पीछे, तो इसमें क्या था, ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2, दो ट्रांजेक्शन की मैंने, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, T1 से T2, मानते हो, ये ऑल्डर ये यंगर, मतलब ये लगा लो छोटे से बड़ी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर T1 से T2, ठीक है। T1 से T2 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20। तो अब देखो इसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट से रीड, राइट से रीड कॉन्फ्लिक्ट कैसा हो रहा है, T2 से T1, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पे T1 से T2 है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोल बैक कर जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए क्या हो रहा है, T2 से T1, तो ये भी रोल बैक कर जाएगा, बल्कि T1 से T2 होना चाहिए था। और इस केस में भी क्या होगा, T2 से T1, T2 से T1 हो रहा है, बट होना कैसे था, T1 से T2, तो ये भी रोल बैक कर जाएगा। अब देखते हैं आगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी तक हमने क्या सीखा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक हमारा रीड राइट हो गया, ठीक है, एक राइट रीड हो गया, और एक हो गया राइट राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए टाइम स्टैम्प आया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर आपको टी आई इशू करना है, इफ ए ट्रांजेक्शन टी आई इशूज ए रीड एक्स ऑपरेशन, अगर हमें किसी भी ट्रांजेक्शन को रीड ऑपरेशन करना है, तो उसे क्या इंश्योर करना होगा कि जो उसका टाइम स्टैम्प है ना, देखो जो उसके ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प है वो बड़ा होना चाहिए। अगर वो लेस देन हो गया तो ऑपरेशन रिजेक्टेड, ठीक है। और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प होगा उसके, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को रीड ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन का कुछ टाइम स्टैम्प होगा, तो वो टाइम स्टैम्प ना उसके WTS से, ठीक है, WTS से। अब WTS क्या है यहाँ पे, आप क्यों कर डब्ल्यू राइट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है, रीड से राइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। रीड रीड में तो कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे WTS की बात हो रही है। देखो TS ऑफ TI should be greater than equal to WTS ऑफ X, जिस भी वेरिएबल पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, वो हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो उसका जो टाइम स्टैम्प होगा ना उस ट्रांजेक्शन का, वो ज्यादा होना चाहिए। अब देखो कैसे, थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। अगर सोचो ये रहा, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन 1 है, ये T2 है, ये T3 है, और इसका क्या टाइम स्टैम्प 10, 20, 30, ठीक है। और देखो इसने क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है, राइट राइट ऑफ ए कर दिया, और इसका WTS क्या है, 30 है, ठीक है। मैक्सिमम देखते हैं ना 30 है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, और इसका टाइम स्टैम्प क्या है, 20 है, ठीक है। तो 20 है और ये 30 है, पिछले वाले का 30 था और इसका 20 था। अब वो सोचो, जैसे इस ट्रांजेक्शन ने 30 मिनट्स पे कुछ राइट किया, 30 मिनट्स पे कुछ राइट किया, लेकिन T2 ट्रांजेक्शन रीड करने पहुंच गया ए की वैल्यू 20 पे, तो 20 यानी कि पास्ट में, जब 30 पे राइट हो चुकी है, तो 20 पे क्यों जाके रीड कर रहा है, ये मतलब पुरानी वैल्यू रीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले x इक्वल टू 5 थी 20 पे, ए की बात हो रही है, चलो ए लिख लो, जैसे a इक्वल टू 5 था 20 पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 30 पे ट्रांजेक्शन ने ए की वैल्यू 15 कर दी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, फिर से 20 पे जाके वही रीड कर रहा है, समझ रहे हो, 20 पे जाके ही रीड कर रहा है, तो गलत है ना ये।
तो यही हमें प्रोटोकॉल सिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन ऑफ टी आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू WTS, यानी कि जो उसका टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प टी आई का वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक बार किसी ने राइट कर दिया तो उसके बाद आगे जाके देखे वो, पिछले वाले टाइम में ना जाए। समझ रहे हो? अगर किसी ने, आपने जैसे अपडेट कर दी वैल्यू, चलो बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आपकी जैसे डेट शीट आई 21, ठीक है, कभी भी आई, जैसे 21 नवंबर को आपकी डेट शीट आई, राइट, ठीक है, उस ये आपका क्या होगा, WTS, ठीक है, WTS। उसके बाद क्या हुआ, उस डेट शीट में ना कुछ चेंजेस करने पड़ गए मैनेजमेंट को, तो उसके बाद क्या हुआ, एक और डेट शीट आई 30 नवंबर को, ठीक है, 30 नवंबर को आई, उसमें चेंजेस कर दिए। अब क्या हुआ, एक बच्चा आया, वो रीड करने आया, ठीक है, रीड करने आया, RT, देखो टाइम स्टैम्प, वो रीड करने आया, तो उसका RTS क्या था, देखो उसकी ट्रांजेक्शन का टाइम क्या था, टाइम स्टैम्प जब वो रीड करने आया वो था 21, ठीक है, तो वो 21 नवंबर वाली डेट शीट रीड करने आ गया, जो कि गलत है ना, क्योंकि उसके बाद तो अपडेट हो चुकी है डेट शीट, तो ऐसे तो वो गलत तैयारी कर लेगा। बस आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है इसे। बस ये लगा लो, कोई बच्चा है, ठीक है, वो 21 वाली डेट शीट देख रहा है, बल्कि वो 30 को अपडेट भी हो चुकी है, बस यही कह रहा है कि अगर वो कोई डेट शीट देखने आ रहा है ना, तो जब वो राइट हो चुकी है उसके बाद देखना है, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इफ ए ट्रांजेक्शन टी आई इशूज ए राइट ऑफ एक्स ऑपरेशन, तो इसमें क्या है, इफ ए ट्रांजेक्शन टी आई इशूज अ राइट एक्स ऑपरेशन, तो राइट के केस में तो दो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे, है ना, तो राइट से रीड और रीड से राइट, तो अब आप भी समझ गए होंगे, अब इसमें हम दो कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई होगा वो रीड वाले से छोटा नहीं होना चाहिए, वरना रिजेक्टेड, वरना टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई है वो हमारा छोटा नहीं होना चाहिए डब्ल्यू, क्योंकि दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ना, अभी हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, ये रीड ऑपरेशन करने आया था, ठीक है, अब ये क्या राइट ऑपरेशन करने आया, ठीक है, राइट ऑपरेशन करने आया, तो इसका क्या है, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई ये लेस देन हुआ, ठीक है, अगर ये पास्ट में जाके कुछ कर रहा है, पहले जाके कर रहा है, तो रिजेक्टेड, इसमें भी रिजेक्टेड, अदरवाइज ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड, मतलब कुल मिला के उसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, उसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होना चाहिए RTX से भी, RTS से भी और WTS से भी, RTSX से और WTSX। तो लो अब मैं इसकी समरी देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, इसलिए मैं एक बार दोबारा कराता हूँ। देखो समरी क्या है इसमें, कि अगर कोई भी TI को रीड करना है, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ट्रांजेक्शन जो उसका टाइम स्टैम्प होगा ना, जो उसका टाइम स्टैम्प होगा, अगर वो लेस देन हुआ WTS से, और WTS से क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किस में आता है, रीड से राइट में, कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारा रीड से राइट में, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है, ठीक है, रीड से राइट में कॉन्फ्लिक्ट ना है, तो हम क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प TI हमारा अगर कम हुआ तो WTS से कम हुआ तो वो रीड ऑपरेशन अलाउड ही नहीं होगा, यानी कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे नोट भी है, ट्रांजेक्शन TI, एक सेकेंड, ट्रांजेक्शन TI अबॉर्ट, अगर ऐसा हो गया कि जो ट्रांजेक्शन रीड करने आई है अगर उसका टाइम स्टैम्प छोटा है इससे WTS से, ठीक है, अगर वो पास्ट वाली चीज रीड करने आ गई है तो हम उसको रोल बैक कर देंगे, हम कहेंगे रीस्टार्ट विद न्यू हायर टाइम स्टैम्प, कि अब तू हायर स्टैम्प वाले हायर टाइम स्टैम्प से स्टार्ट कर, ठीक है, ट्रांजेक्शन की लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं कि अब तेरे को रीड करना है, तो यानी कि अब तू हायर टाइम स्टैम्प से स्टार्ट कर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, अब राइट के लिए, इसमें दो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट से रीड और राइट से राइट, तो अब हम दोनों के लिए कंपेयर करेंगे, तो अगर टाइम स्टैम्प TI हमारा दोनों से किसी से भी छोटा है, RTS या WTS से, तो रीस्टार्ट कर देंगे विद हायर टाइम स्टैम्प, ठीक है, तो ये एक वन सिनेरियो हो गया समझने के लिए, बट ठीक है, अगर अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शायद आप भूल जाओ वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है, आप ये भूल गए, आपकी कंडीशन याद नहीं रही, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है, तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन ऑर्डर निकालना तो सिखा दिया मैंने टाइम स्टैम्प से, कैसे कि जो वैल्यू स्मॉलर है वो पहले लिख दो, जैसे 10, जैसे देखो 10 इज स्मॉलर देन 20, ठीक है, और ये 10 किसका टाइम स्टैम्प है, T1 का है, और 20 का टाइम स्टैम्प क्या है, 20 की ट्रांजेक्शन क्या है, T2, तो T1 से T2 आ गया इसका ऑर्डर, ठीक है, तो T1 से T2 ऑर्डर आ गया, इतना निकाल लोगे सीरियलाइजेबल ऑर्डर। उसके बाद क्या चेक करना, देन ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर T1 फॉलोड बाय T2, तो सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होने चाहिए, T1 फॉलोड बाय T2, सेम एज सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो गलत आ रहा है आपका आंसर।
If yes, then allowed under TSP. If no, then not allowed under TSP. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से भूल भी जाओ ना, तो इस ये खाली ये यूं लगा लो, ये खाली रिजल्ट, ये रिजल्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो इससे वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा या फिर टैली भी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ही करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये आपको 3 ट्रांज़ैक्शन गिवन है और ये आपको टाइम स्टैम्प गिवन है T1, T2, T3 का। अब सबसे पहले क्या होगा? टाइम ऑर्डर सीक्वेंस होता है, राइट? तो सबसे पहले रीड ऑपरेशन होगा, रीड ऑन है। तो अब रीड ऑन ए हुआ, तो यानी कि आरटीएस, रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। देखा था ना हमने, मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम प्रीवियस वाला आरटीएस, देखो मैक्सिमम ऑफ आरटीएस एंड जो करंट ट्रांजैक्शन है टीआई, ठीक है, उसका टाइम स्टैम्प, उसका टाइम स्टैम्प का मैक्सिमम देखते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे 0 है, करंट इनिशियली सारी वैल्यू 0 होंगी, तो अब इसका टाइम स्टैम्प क्या है? 10 है और यहाँ पे 0 है, तो इनका मैक्सिमम क्या होगा? 10। तो ये लो हो गया। नेक्स्ट, तो पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखते हैं डब्ल्यू ए के लिए। तो डब्ल्यू ए में क्या है? 30 है। तो अब राइट ए के लिए, तो अब ये भी 30 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो डब्ल्यू बी, अब ये नया डेटा आइटम है, ठीक है, डब्ल्यू बी कितना है? अभी 0 है, और ये क्या है? T1, ठीक है, T1, तो T1 का 10 और ये क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? ऐसे ही आपको देखना है। तो जब राइट हुआ तो उससे पहले रीड हो चुका है, और जो WTS है, जो पिछले कंडीशन थी ना, क्योंकि इसका कॉन्फ्लिक्ट रीड के साथ भी हो सकता है, तो हम क्या देखेंगे? क्या वो हमारी वैल्यू इसकी जो WTS की है, मतलब इसकी जो टाइम स्टैम्प की वैल्यू है 30 है ना, इसकी टाइम स्टैम्प की वैल्यू, क्या वो ग्रेटर देन हमारा RTS है या नहीं है? तो 10 है, तो उससे ग्रेटर है तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं WB। तो ये तो कोई अलग डेटा आइटम है, ए से बी अलग हो गया ना, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं RB, ठीक है, RB, तो RB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। RB की वैल्यू क्या है? ये W का था, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा। ये राइट का हुआ था ना, तो राइट पे 10 आ जाएगा। और अब रीड के लिए आया, रीड ऑन बी ट्रांजेक्शन 3, तो इसका टाइम स्टैम्प क्या है? 20 है, तो ये लो 20 आ गया, 20। लेकिन अब देखो, इसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? इन दोनों का हो सकता है ना, और ये बाद में आया है। लेकिन हमने क्या देखा था? जो बाद में आएगा उसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका इसका WTS अभी तक क्या चल रहा था? बी का WTS, बी का क्या चल रहा था? 10 चल रहा था, और ये आया किसके साथ? 20 के साथ, तो 20 क्या ग्रेटर है, ठीक है, 20 ग्रेटर है। अब 20 ग्रेटर है तो ये हो जाएगा परफॉर्म, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, क्या होगी? 20। RTS की वैल्यू क्या होगी? 20, राइट, यहाँ से आई। अब देखते हैं सी, अब एक नया वेरिएबल आया, तो RC, तो उससे पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि सी है, ठीक है, क्योंकि नया डेटा आइटम आया। अब सी की रीड वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपकी 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 हो गई है। अब क्या है? WC आया, तो WC आया तो इट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रीड राइट का। तो अगर रीड देखो, जब राइट ऑपरेशन हो रहा है तो हम किसके लिए चेक करते हैं? WTS के लिए और RTS के लिए, ठीक है, लेकिन WTS यहाँ पे 0 है। देखो यहाँ पे इसका टाइम स्टैम्प क्या है? सबसे पहले ये बताओ, इसका टाइम स्टैम्प यहाँ पे 30 है, राइट, इसका यहाँ पे 30 है, और ये RC है। RC का क्या है यहाँ पे? RC मतलब RTS, ठीक है, यहाँ पे रीड ऑपरेशन हो रहा है ना C का, तो यहाँ पे RTS क्या चल रहा है? 20, और ये राइट करने आया है, लेकिन किस पे? 30, यानी कि ग्रेटर के साथ, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो यानी कि कोई इशू नहीं हुआ, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? रोल बैक हो जाता। तो अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले से, जैसे मैं बता रहा था कि कैसे वेरीफाई करना है। अब जैसे रीड से राइट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे रीड से राइट, तो इसका ऑर्डर क्या है? देखो T1, T2, T3, इसका ऑर्डर क्या है? देखो T1, T3, T2, T1, T3, T2, कैसे? ये T1 10 आ गया, और ये आपका 20, और T3 30, T2 30, यानी कि बाद में आया है, ठीक है। जैसे देखो 10 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो 10 पे क्या है? T1 है, 20 पे क्या है? 20 पे T3 है, और 30 पे क्या है? T2 है। तो ऐसे वेरीफाई कर लिया करो। अब देखो T1, T3, T2, इसका ऑर्डर आ गया। अब मैंने क्या बताया था? कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे ये रीड से राइट है, ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? 1 से 2,
ठीक है, 1 से 2 हो रहा है, ये लो 1 से 2 सही ऑर्डर है, राइट, 1 से 2। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कौन सा हो रहा है, ये 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, तो ये लो 1 से 3 भी ऑर्डर में है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कौन सा हो रहा है, T3 से T2, कौन सा हुआ है, T3 से T2, तो ये लो ये भी T3 से T2 हो गया, तो यानी कि ये भी सेम ऑर्डर है। तो ये क्या आपका टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टीएसपी के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो नो रोल बैक, नो रोल बैक। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ हमने क्या किया। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में सारे टाइम स्टैम्प्स गिवन होंगे हर ट्रांजेक्शन के, जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, तो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो पहले ऑपरेशन में तो क्या ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। तो आप क्या चेक करोगे, कुछ नहीं करोगे चेक इसमें, आप डायरेक्टली आरटीएस की वैल्यू अपडेट कर दोगे, 10 हो गई थी। फिर देखो डब्ल्यू ए आया, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर इसको ऑपरेट करना है तो क्या होना चाहिए, इसका जो टाइम स्टैम्प है वो आरटीएस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका कितना है टाइम स्टैम्प, 30, और आरटीएस का क्या है, 10 है, तो इससे ज़्यादा है, तो ये परफॉर्म हो गया। ठीक है, और इसको डब्ल्यू की वैल्यू क्या अपडेट होगी, ए के लिए 30। अब नेक्स्ट बी के लिए देखते हैं, तो बी आया, इसका राइट ऑपरेशन, बी तो इससे पहले तो कहीं था नहीं, ठीक है, इससे पहले कहीं था ही नहीं, तो डब्ल्यू बी आ गया, और उसकी वैल्यू किससे अपडेट होगी, 10 से। उसके बाद क्या हुआ, रीड आया। अब रीड आया तो हम राइट के लिए चेक करेंगे, तो जो इसका टाइम स्टैम्प है जो कि 20 है, वो डब्ल्यू टी एस से ज़्यादा होना चाहिए। तो डब्ल्यू टी एस की वैल्यू क्या है, 10, और इसकी क्या है, 20, तो ये भी परफॉर्म हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 20। उसके बाद क्या हुआ, देखो आर सी, रीड ऑन सी, तो इसका टाइम स्टैम्प क्या है, 20, तो ये लो 20 आ गया। अब उसके बाद क्या, राइट ऑपरेशन हो रहा है। अब राइट ऑपरेशन है तो हम रीड के लिए देखेंगे, ठीक है, अगर राइट होता तो उसके लिए भी देखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू सी, राइट राइट हो रहा है, तो इसका टाइम स्टैम्प क्या है, 30, और यहाँ पे रीड है, तो ये वैल्यू आरटीएस की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। अब आरटीएस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी में 20 है, और ये टाइम स्टैम्प क्या है इसका, 30, तो ये लो ये भी एग्जीक्यूट हो गया, और डब्ल्यू टी एस अपडेट हो जाएगा 30 से। तो ऐसे चलता रहेगा, नो रोल बैक, और ये टीएसपी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डेडलॉक्स। तो डेडलॉक्स कंडीशन क्या होती है, देखो थियरी है, आप देख लेना फिर भी। कब होता है, देखो देखते हैं, कंडीशन दैट अकर्स व्हेन टू ट्रांजैक्शंस वेट फॉर ईच अदर टू अनलॉक डेटा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दो ट्रांजैक्शन एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, हम डेडलॉक्स कहते हैं, right? Possibly only one of the data transaction wants to obtain an exclusive lock on an data item. No deadlock condition can exist among shared locks. तो shared locks में होती ही नहीं, तो इसके प्रिवेंशन कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल थ्रू प्रिवेंशन डिटेक्शन अवॉइडेंस, तो ऐसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अब डेडलॉक को की स्कीम्स है, डेडलॉक को अवॉइड करने की दो स्कीम्स है। फर्स्ट इज वेट डाई, ठीक है, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ये वेट है और ये है बाउंड वेट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वेट और डाई में ऑल्डर ट्रांजेक्शन वेट्स एंड द यंगर इज रोल्ड बैक। वेट एंड डाई में क्या होगा, वेट और डाई में ऑल्डर ट्रांजेक्शन वेट्स, तो ऑल्डर ट्रांजेक्शन वेट करेगा, एंड द यंगर इज रोल्ड बैक एंड रीशेड्यूल, राइट। तो ऑल्डर ट्रांजेक्शन वेट करेगा और यंगर इज रोल बैक एंड रीशेड्यूल। अब देखो बाउंड वेट में क्या होगा, ऑल्डर ट्रांजेक्शन रोल बैक्स, इसमें क्या होगा, ऑल्डर ट्रांजेक्शन रोल बैक होगा, और यंगर ट्रांजेक्शन, तो ऑल्डर ट्रांजेक्शन रोल बैक थी यंगर ट्रांजेक्शन, तो ऑल्डर ट्रांजेक्शन यंगर ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा देगी एंड रीशेड्यूल सेट, ठीक है, तो वो रीशेड्यूल करा देगी। इन द सिचुएशन वेयर ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्ट मल्टीपल लॉक्स, ईच लॉक रिक्वेस्ट हैज एन एसोसिएटेड टाइम आउट वैल्यू, तो एक टाइम आउट वैल्यू होगी हर एक लॉक की, ठीक है। इफ द लॉक इज नॉट ग्रांटेड बिफोर द टाइम आउट एक्सपायर, द ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक। तो अगर वो लॉक ग्रांट नहीं हुआ टाइम आउट एक्सपायर होने से पहले, तो ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दिया जाएगा। अब देखते हैं वेट डाई प्रोटोकॉल। तो ये क्या, नॉन प्रिम्प्टिव। तो नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और आप बाद में आए हो मेरे, और मैं काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो इसमें भी देखो यही हुआ है, इफ टी आई टी जे एनी ट्रांजेक्शन इज शेड्यूल एस सच दैट टी एस आई इज टाइम स्टैम्प ऑफ आई लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे, तो मतलब टाइम स्टैम्प ऑफ आई मतलब ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो मतलब ये ऑल्डर होगा, यानी कि पहले आया था, पहले जो आता है वो ऑल्डर होता है, ठीक है, तो ये ऑल्डर है। तो अब ऑल्डर वाले को रिसोर्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ऑल्डर वाला को रिसोर्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, वेट करेगा,
राइट, ये वेट करेगा। और अगर यंगर वाले को चाहिए होता तो उसको क्या करेंगे, हम रोल बैक कर देंगे कि तू भाई बाद में लेने आई हो, ठीक है, नॉन प्रिम्पटिव है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं प्रिम्पटिव। तो यहाँ पे बाउंड वेट कर लो, ये बाउंड वेट ही है। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी दो ट्रांजेक्शन है, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज लेस देन टी एस टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे टी आई हमारी ऑल्डर है क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प स्मॉलर है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये रोल बैक कर जाएगा, ठीक है, यंगर वाला रोल बैक कर जाएगा। इफ टी आई रिक्वायर ए रिसोर्स होल्डेड बाई टी जे देन रोल बैक टी जे एंड रीस्टार्ट विद द सेम वैल्यू। तो हम यंगर को क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। और इस केस में क्या होगा, इफ टी जे रिक्वायर्ड ए रिसोर्स होल्डेड बाई टी आई देन टी जे अलाउड टू वेट। तो अब क्या करेगा, वो वेट करेगा। तो अब ध्यान से देखो, वेट और डाई में क्या था, तो हम ओल्डर से उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओल्ड से यंगर। तो वेट डाई, डाई मीन्स की रोल बैक। और यहाँ पे क्या है, वाउंड वेट। वाउंड वेट मीन्स कि वाउंड मतलब रोल बैक कर दिया, और वेट मतलब वेट, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर याद कर सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे ओल्डर अगर रिक्वेस्ट करेगी वेट डाई के केस में, तो वो वेट करेगा, और यंगर क्या करेगा, डाई हो जाएगा, यानी कि रोल बैक कर देगा, ठीक है। और वाउंड वेट के केस में क्या होगा, अगर ओल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है टीजे से, ठीक है, तो अब ये रोल बैक कर जाएगा, और ये दूसरी बारी में यंगर वेट वेट करेगा अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ गए कैसे, जैसे ओल्डर है, ठीक है, इसने यंगर वाले से मांग लिया तो उसको रोल बैक करवा दिया, सिंपल। और अब अगर ओल्डर के पास है रिसोर्सेज और यंगर वाला मांगना है, तो उसको कहा कि रुको भाई, पहले ओल्डर वाले को काम खत्म करने दो। तो यही था हमारा। तो ये ट्रांजेक्ट एग्जाम्पल भी है, ट्रांजेक्शन T1 T2 T2 T1। तो इसमें क्या है, वेट डाई स्कीम में क्या होता है, T1 वेट अंटिल T2 इज कंप्लीटेड एंड T2 रिलीजेस इट्स लॉक, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, 195 62545। जैसे ये बड़ा नंबर है T2, है ना, ऑनिंग लॉक, ठीक है। और ये कौन, इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, ये वाला। तो ये ऑर्डर ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये पहले आया था, इसने पहले रिक्वेस्ट की थी और इसने बाद में रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, इसने पहले करी थी रिक्वेस्ट, और इसने भी यहाँ पे पहले करी थी, यानी कि T1 है। तो इस केस में क्या होगा, T1 वेट्स, वेट डाई स्कीम में T1 वेट अंटिल T2 इज कंप्लीटेड एंड T2 रिलीजेस इट्स लॉक, ठीक है। तो T1 वेट करेगा, और आगे क्या होगा, T2 डाइज, वही जो हमने देखा ना, उसी की टेबल आई है, पहले वेट करेगा फिर डाई हो जाएगा, T2 डाइज। इसमें क्या होगा, T2 डाइज हो जाएगा, वेट डाई, ठीक है। और ऐसे ही वहां पे, यहाँ पे वेट और वहां पे बाउंड। देखो T1 प्रिम्प्ट्स रोलबैक्स T2 इज रीशेड्यूल्ड द टाइम स्टैम्प, ठीक है, वो बाउंड हो जाएगा, यानी कि रोल बैक हो जाएगा। और वेट के केस में क्या होगा, वो T2 वेट करेगा। तो बस यही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब हम बात करते हैं रिकवरी की, ठीक है। तो रिकवरी, ये थियरी है, खुद देख लेना थोड़ा बहुत, तो रीड कर लेना वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है। अ लॉग इज केप्ट ऑन स्टेबल स्टोरेज, ठीक है, एक लॉग होता है, वो ना स्टेबल स्टोरेज ही होती है काइंड ऑफ। तो वो क्या करता है, लॉग इज ए सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स, तो उसमें लॉग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज होती हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, कुछ अपडेट हो रहा है, रीड हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, बेसिकली अपडेशन और कमिट या रोल बैक की रखता है ये। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है, ये कौन से डेटा आइटम पे हो रहा है, ये उसकी प्रीवियस वैल्यू और ये उसकी बाद की वैल्यू, ठीक है। तो ये ऐसे दिखता है। अब देखो इसके अंदर दो तरह के होते हैं हमारे लॉग बेस्ड अप्रोचेस, ये रिकवरी करने के लिए हैं, एक डेफर्ड और एक इमीडिएट। तो डेफर्ड और इमीडिएट में क्या डिफरेंस है, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफर्ड के केस में क्या होगा, ये जैसे ये एग्जांपल है, और याद रखना डेफर्ड में खाली रीडू ऑपरेशन होता है, ठीक है, रीडू, और इसके अंदर खाली वो वैल्यूज होती हैं, फाइनल वैल्यूज, ठीक है, जो अपडेटेड होती है ना, अपडेटेड वैल्यूज, अपडेटेड। और इसके अंदर क्या होगा, आप इसमें अंडू रीडू दोनों कर सकते हो, अंडू रीडू दोनों होता है इसके अंदर। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो लॉक मैनेजर होता है ना, देखो ये लॉग, लॉग मैनेजर वो करता है, ठीक है, कैसे अभी बताता हूँ। तो अंडू रीडू, और इसके अंदर आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि बिफोर और अपडेटेड,
जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2000 है और 2050, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, बट यहाँ पे खाली 1 वैल्यू है ना? तो इसके अंदर क्या है, ये खाली अपडेटेड वैल्यू है, ठीक है? और यहाँ पे बिफोर वैल्यू है और अपडेटेड वैल्यू है, तो कभी ट्रांज़ैक्शन कमिट नहीं हुई, तो क्या हो सकता है, वो अनडू हो सकता है, राइट? जैसे सोचो कमिट नहीं हुई, इस केस की बात करें, तो कमिट नहीं हुई अभी इस एग्ज़ाम्पल में, तो वो क्या हो जाएगा, अनडू भी हो सकता है, यानी कि अनडू यानी कि प्रीवियस स्टेट पे आ सकता है। जैसे सोचो 10 है, उसको हमने अपडेट कर दिया 20 से, लेकिन अभी वो कमिट नहीं हुई अभी, ठीक है? तो क्या होगा, हम उसे रोल बैक करवा सकते हैं उसकी प्रीवियस वैल्यू पे 10, ये अनडू। बट इन केस ऑफ दिस, इस केस में क्या होगा, डेफर्ड के केस में, जैसे सोचो 10 है, ठीक है? 10 है और उस वो वैल्यू कमिट होने से पहले रह गई, कमिट हुई नहीं और उससे पहले ट्रांज़ैक्शन फेल हो गई, तो हम उसको अनडू नहीं कर सकते, उसकी प्रीवियस वैल्यू पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है? या फिर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल थी, उस वही पे ही जाएगी, जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल थी, ठीक है? लेकिन हम इसे अनडू नहीं कर सकते। बट इस केस में देखो, एक स्टोरेज है ना यहाँ पे, कि कौन-सी प्रीवियस वैल्यू थी। अगर ये फेल हो गया, तो हम उसको प्रीवियस वैल्यू पे लेके जा सकते हैं। तो ये 2 डिफरेंस है इसके अंदर बेसिकली, ठीक है? इसमें अनडू और रीडू दोनों होते हैं, लेकिन इसमें खाली रीडू होता है। तो इतना सफिशिएंट है डेफर्ड और ये इमीडिएट में। और इसमें एक और बात, जैसे डेफर्ड के अंदर क्या होता है, जब आपका कमिट हो जाता है डेटा, जब पूरा डेटा कमिट हो जाता है, राइट? जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है? वो ट्रांज़ैक्शन जब वो कमिट हो जाती है, उसके बाद जाके वो डिस्क में सेव होती है। बट उसमें क्या होता है, सेकंड वाले में, इमीडिएट में, वो साथ-साथ होती रहेगी। बस ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है? एक अनडू, इसमें अनडू रीडू होता है, उसमें खाली रीडू होता है, इसमें अपडेटेड, ठीक है? और इसमें बिफोर अपडेटेड, राइट? और थर्ड मैंने क्या बताया आपको, कि इसमें साथ-साथ सेव होता रहेगा और उसमें क्या होगा, जब वो पूरा कमिट हो जाएगा, उसके बाद जाके वो डिस्क में सेव होगा। तो थियोरेटिकल था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चेक पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक क्या प्रॉब्लम आई पीछे, प्रॉब्लम्स इन रिकवरी प्रोसीजर एज डिस्कस्ड अर्लियर, सर्चिंग द एंटायर लॉग इज टाइम कंज्यूमिंग। तो पूरा सर्च करना एंटायर लॉग में टाइम कंज्यूमिंग है, वे माइट अननेसेसरीली, हमको अननेसेसरीली रीडू ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। आउटपुट देयर अपडेट्स टू द डेटाबेस, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो अब काम की बात, तो अब क्या हुआ, लॉग रिकॉर्ड में हम एक चेक पॉइंट कुछ यूज करेंगे, ठीक है, चेक पॉइंट टर्म यूज करेंगे, तो ये है क्या, रिकवरी के लिए ही होती है, ऑन टू स्टेबल स्टोरेज। तो अब देखो, इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या रूल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे सोचो ये गिवन है आपको ट्रांजैक्शंस, राइट? तो अब जैसे चेक पॉइंट है, तो इससे पहले क्या हो गया, सारा सेव हो गया, ठीक है? और चेक पॉइंट से लेके सिस्टम फेलियर तक हमको चेक करना होता है। तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन में होती है, ठीक है? अभी एग्जीक्यूशन में कौन है इस फेज के बीच में, T2, T3, T4, ठीक है? और जो कमिट हो जाए, उसको हम क्या करते हैं, रीडू। जैसे इसी को करेंगे रीडू, क्योंकि कमिट हो गई ना, यहाँ पे देखो फिनिश हो गई, रीडू करेंगे, इसको भी रीडू करेंगे, और इसको क्या करेंगे, ये जैसे नहीं हुआ तो इसको अंडू कर देंगे, अंडू, राइट? तो देखो T2 एंड T3 रीडू हो गया और T4 अंडू हो गया। तो ऐसा सेम क्वेश्चन क्या था, कोर्स में भी डाला था मैंने, तो देखते हैं एक बार। तो जैसे PYQ ही है ये, तो आपको ये गिवन था, ठीक है? देखो, कंसीडर सिंपल चेक पॉइंटिंग प्रोटोकॉल, वही चेक पॉइंट प्रोटोकॉल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम भी आया था और लास्ट टू लास्ट टाइम भी आया था। फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस इन द लॉग, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना दो इसकी, ये लो टेबल बना दिया आपने, स्टार्ट हुआ, ये हुआ, जो भी है, जो भी आपको गिवन ऑपरेशन से आपने सारे लिख दिए। फिर क्या होगा, जैसे y23 है, यानी कि y डेटा आइटम पे काम हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू 2 थी और बाद में 3 होगी, ये 3 अपडेटेड है। तो उसके बाद क्या चेक पॉइंट हुआ, तो मैंने क्या बताया, जो पहले खत्म हो जाए वो तो सारा सेव हो चुका है, ठीक है? और एग्जीक्यूटिंग में कौन कौन है, जैसे ये रहा T1 चल रहा है अभी, ये सारे कमिट नहीं हुए अभी, एग्जीक्यूटिंग में है T2, T1, T2, T3 इस क्वेश्चन के लिए। तो जो कमिट हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, रीडू। देखो, जो कमिट हो गया उसे रीडू, जो कमिट नहीं हुआ वो अंडू। ये मेरे कोर्स की स्लाइड है, ठीक है? तो मैंने सोचा लेक्चर में भी डाल देता हूँ। चेक पॉइंट से नीचे देखेंगे, तो चेक पॉइंट से नीचे देखेंगे, यहाँ पे चेक पॉइंट से नीचे देखेंगे, जो कमिट हो गया वो रीडू, बाकी जो नहीं हुए वो अंडू, सिंपल, ठीक है? तो आप भी ऐसे ही करना अगर एग्जाम में है तो ये पूरा प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन रिकवरी मेथड। तो इसमें क्या होता है, हम किस किस को अंडू करेंगे,
जो ऑल ट्रांजेक्शन्स रनिंग एट द लास्ट चेक पॉइंट, तो जो भी हमारा लास्ट चेक पॉइंट होगा ना और जो भी रन कर रहे होंगे उस वक्त, उसको हम अंडू कर देंगे, ठीक है। और रीडू अभी एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। तो स्टेप वाइज होता है, रीडू अभी हम एम्प्टी रखेंगे। तो देखते हैं, तो देख लो, फॉर ईच एंट्री इन द लॉग स्टार्टिंग एट द लास्ट चेक पॉइंट, इफ ए बिगिन ट्रांजेक्शन एंट्री इज फाउंड फॉर टी एट टी टू अंडू, तो हम क्या करेंगे, टी को अंडू में डाल देंगे, और अगर वो कमिट हो जाए तो उसको रीडू में डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे देखते हैं ट्रांजेक्शन, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करते हैं, ठीक है। तो चेक पॉइंट हमारा जैसे ये है, चेक पॉइंट ये है, तो अभी अंडू और रीडू का देखते हैं, अंडू और रीडू। तो अभी जैसे चेक पॉइंट है, तो कौन कौन से एग्जीक्यूशन में ट्रांजेक्शन, देखो T1 तो खत्म भी हो गया चेक पॉइंट से पहले, तो लास्ट हमारे चेक पॉइंट ये है, तो T2 और T3 चल रहे हैं। चलो T2 और T3 हमारे किस में जाएंगे, अंडू में जाएंगे। अब आगे देखो, अब मैं इस बात की यहाँ पे बात करूँ, T4, देखो T4, अब इस पॉइंट की बात करूँ तो T4 भी किस में आ जाएगा, अंडू में आ जाएगा, क्योंकि ये भी अभी करंटली एग्जीक्यूटिंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चेक पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, T5 चला जाएगा अंडू में, लेकिन T2 हमारा फिनिश हो गया। देखो T2 हमारा कमिट हो गया, आ गया, T2 हमारा कमिट हो गया, तो अब इसको रीडू में डाल देंगे, जो जो हमारा कमिट हो जाएगा वो रीडू में आ जाएगा। उसके बाद देखो T2, अब उसके बाद देखो ये, तो ये लो T4 भी हमारा फिनिश हो गया, कमिट हो गया, तो T4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइम स्टैम्प, ये रहा, राइट। तो T3 और T5 अभी भी नहीं हुए हैं, ये कहीं आगे चल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन फेलियर हो गया, तो ये फिनिश नहीं हुए हैं, तो इसलिए T3 और T5 हमारे अंडू हैं। देखो T3 और T5, और रीडू कौन से हैं, T2 और T4। तो ऐसे हमारा ट्रांजेक्शन रिकवरी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिकवरी देखा हमने, चेक पॉइंट्स देखा, ठीक है। ये रिकवरी मेथड्स हो गए, ये हमारे कौन से हो गए, रिकवरी मेथड्स, ठीक है। यहाँ से हमारा था रिकवरी, रिकवरी है ना, ये यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुआ था, और उससे पीछे क्या था हमारा, वो था डेडलॉक वाला, डेडलॉक के सॉल्यूशन, ये सेकंड हो गया, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक था मेन हमारा, सेकंड, थर्ड वाला रिकवरी था, ठीक है। ये थर्ड रिकवरी था, रिकवरी आ गया, और फर्स्ट हमारा था टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, ठीक है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, ये फर्स्ट। तो हमने 3 टॉपिक देखे, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा फर्स्ट था, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, और एट द सेम टाइम मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सारे रिवाइज करना है दोबारा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, थियरी तो देखो मैंने कर दी, तो मैं एक स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ प्रिपेयर करने की, ठीक है। तो प्रिपेयर करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, पहले सारे लेक्चर्स आप देख लेना प्लेलिस्ट के, ठीक है, लेक्चर्स देख लेना, या फिर खुद से थियरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहता है, समझ आना चाहिए बस, ठीक है। थियरी कर लेना, खुद से कर लेना, कैसे कर लेना, ठीक है। और जो फॉलो करते हैं, जैसे जो मुझे पूरा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे लेक्चर हो गया, उसके बाद क्या है, मतलब प्लेलिस्ट आपने सारी देख ली, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, जो मैंने कोर्स में कराया है, ठीक है। इसमें PYQs हैं, और बहुत अच्छे अच्छे PYQs हैं, राइट। ये एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं, मैंने कोर्स में भी देखा था कि जैसे 2-3, मैंने क्या हुआ, क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पेपर से डाल दिए, ठीक है। देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर से मैंने स्टार्टिंग में से डायरेक्टली उठा लिया, ये मेरे को बाद में पता चला कि वो एक ही क्वेश्चन मैंने 2-3 बार उठा लिया, मतलब 2 बार, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे सोचो 2022 में का था, और एक शायद किसी और में था सप्लीमेंट्री में, वो बिल्कुल रिपीट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है बाकी। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे, तो PYQs आप जरूर करना, ठीक है। और कोर्स में मैंने कराया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपका टाइम सेव होगा, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कर लेना, नहीं तो आप क्या करना, खुद से कर लेना। PYQs हो गया, ठीक है, स्लाइड्स के क्वेश्चन हो गए, स्लाइड्स के क्वेश्चन हो गए, PYQs हो गए, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा, थियरी हो गया, PYQs हो गए, स्लाइड्स के क्वेश्चन हो गए, ओके। और ये उनके लिए जैसे जो उन्होंने लेक्चर पूरी प्लेलिस्ट देख ली, ठीक है, और PYQ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली मेरे से कर लेना, कोर्स से क्या होगा, सॉल्यूशन डायरेक्टली हो जाएंगे। बट मैं तब भी ये सजेस्ट करूंगा, पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। जब खुद ट्राई करोगे
तो आपको पता चलेगा ना क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर सॉल्यूशन देखोगे तो वो क्लियर होएगा। तो पहले ये कर लेना, ठीक है? 1 डे एक दिन में आराम से हो जाएगा, तो 3 आवर्स लगेंगे, ठीक है? पहले एंड टर्म वाले देख लेना, चाहे मिड सेम वाले स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आवर्स में आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो कोर्स, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको आता है, हाँ, फिर रहने देना ये, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स वोर्स रहने देना, फिर आप क्या करना, पीवाईक्यूज़ खुद से लगा लेना और स्लाइड्स क्वेश्चन लगा लेना। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं तो कर दूँगा, तो आप खुद से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है? 1 दिन है, पीवाईक्यूज़ लगा दो, स्लाइड के क्वेश्चन लगा दो, और जिनके पास टाइम कम है या फिर अंडर कॉन्फिडेंट है और जो इन्होंने पूरी प्लेलिस्ट फ़ॉलो करी है, ठीक है? लेक्चर ज़रूरी है देखने। तो उस केस के बाद क्या होगा, आप ये कर लेना, ये 35 क्वेश्चंस और वो मिड सेम वाले भी हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, आपका थोड़ा बेटर तैयारी हो जाएगी और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, नो डाउट आ जाएँगे, अगर मेहनत करो तो क्यों नहीं आएँगे, ठीक है? तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जैसे हमारा वीडियो की लास्ट वीडियो थी इस प्लेलिस्ट की, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।